नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी साहित्य के अग्रगण्य लेखकों में से एक डॉक्टर नरेंद्र कोहली की लिखी हुई कहानी परित्यक्ता। तो प्रस्तुत है कहानी परित्यक्ता। किसी ने बहुत उद्दंडता से नीचे गली का दरवाज़ा खटखटाया। वीरा बच्चों के साथ रसोई में अंगीठी के पास बैठी हुई उन्हें नाश्ता करा रही थी। रविवार का दिन था, स्कूल में छुट्टी थी। सालिग्राम और जुगल घर पर ही थे। कमला को तो स्कूल से उठा ही लिया गया था। बच्चे रोज़ की अपेक्षा आज कुछ देर से जागे थे और नाश्ता भी देर से ही कर रहे थे। वीरा की निश्चिंतता में दरक पड़ी। इतनी सुबह कौन आ गया? कोई पड़ोसी इस प्रकार दरवाज़ा नहीं खटखटाता। दरवाज़ा फिर उसी प्रकार खटका जैसे खटखटाने वाला बड़ी उतावली में हो। वीरा ने अंगीठी से फुलका उतार कर जुगल की थाली में डाला और कमला की ओर देखा। देख। कमला ने उठकर खिड़की से झांक कर देखा और उसका रंग उड़ गया। पलट कर फंसे हुए स्वर में बोली, माँ, पिताजी हैं। वीरा के लिए जैसे समय की गति थम गई, सब कुछ ठहर गया। उसने सायास स्वयं को सचेत किया और सालिग्राम पर उसकी दृष्टि ठहरी। जा, दरवाज़ा खोल। रोटी का कौर सालिग्राम के हलक में फंस गया था। उसने पानी का घूंट पीकर उसे बलात नीचे उतारा और उठ खड़ा हुआ। उसे लगा कि उसके कदम, उसका शरीर शिथिल हो गया था, जैसे पैर उठ न रहे हों। पर मन कोड़े पर कोड़े लगा रहा था। जल्दी चल, नहीं तो पिताजी नाराज़ हो जाएंगे। अपने शरीर और मन के संघर्ष की पीड़ा सालिग्राम की सहन शक्ति से बड़ी थी। उसके मन में भय समा गया था कि इस कशमकश में उसका पैर सीढ़ियों पर रपट जाएगा और वो धड़धड़ाता हुआ नीचे जा गिरेगा। पर वैसा कुछ नहीं हुआ। संभल संभल कर पैर धरता हुआ वो सीढ़ियों से नीचे उतर आया था। इस बीच में 2 बार और दरवाज़ा खटखटाया जा चुका था। सालिग्राम ने सांकल हटाकर कपाट खोले और गोकुल चंद के पैरों में झुक गया। पैरी पैनावा। गोकुल चंद्र ने यंत्रवत उसके सिर पर हाथ रखा और मुख से आशीर्वाद का एक भी शब्द कहे बिना उसे धकियाते हुए सीढ़ियां फलांगते हुए ऊपर चढ़ गए। उनके एक हाथ में टीन का एक छोटा सा सूटकेस था। गोकुल चंद ऊपर पहुंचे तो वीरा, कमला और जुगल वैसे के वैसे ही बैठे थे। रसोई के दरवाजे पर उनके प्रकट होते ही तीनों की दृष्टि एक साथ उठी। क्षण भर के लिए एक ओर से 3 जोड़ी और दूसरी ओर से 1 जोड़ी आंखों में टकराव सा हुआ। सबसे पहले जुगल उठा। पैरी पैना पिताजी। तब तक पीछे से सालिग्राम भी आ गया था। कमला ने वहीं बैठे बैठे एक नमस्ते गोकुल चंद की ओर उछाल दी। वीरा कुछ भी नहीं बोली। गोकुल चंद चुपचाप वीरा को घूरते रहे और सहसा बोले, यहाँ कौन आया था? कुछ क्षणों तक वीरा समझ ही नहीं सकी कि वे पूछ क्या रहे हैं। वह अपने हतप्रभ मस्तिष्क को संतुलित करने का प्रयत्न करती रही। तब तक कमला ने उठकर गोकुल चंद के हाथ से सूटकेस ले लिया और जाकर भीतर कमरे में रखाई। वीरा की ओर से कोई उत्तर ना पाकर गोकुल चंद का स्वर कुछ और ऊंचा हो गया। मैं पूछता हूँ, यहाँ कौन था? वीरा के कंठ से पहली बार स्वर फूटा। किसके विषय में पूछ रहे हैं आप? जो मेरे आने से पहले यहाँ था और मेरी आहट पाकर जिसे तुमने कहीं छिपा दिया है। सहसा वीरा की समझ में बात आ गई। उसके चेहरे से न केवल जिज्ञासा की रेखाएं मिट गईं, वरन उसे अपना संतुलन भी मिल गया। उसने एक बार संकोच से अपने बच्चों पर दृष्टि डाली और फिर हठपूर्वक कठोर स्वर में बोली, कोई नहीं था यहाँ, आपको वहम हुआ है। और फिर जैसे उसे संतोष नहीं हुआ तो पुनः जोड़ा, इस प्रकार मुझ पर निराधार संदेह आपको शोभा नहीं देता। इससे आपका सम्मान बढ़ेगा नहीं। गोकुल चंद ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। वे उसे उसी प्रकार घूरते रहे और फिर शब्दों को चबा चबा कर बोले, तो दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों हुई? वीरा के मन में आया, इस व्यक्ति के साथ तर्क का क्या लाभ? जो बात इसके मन में समा जा उसके पीछे पागल हो जाता है। नहीं तो क्या कोई भला आदमी अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी से इस प्रकार की बात करता है? बोलती क्यों नहीं? गोकुल चंद ने डांट कर पूछा। वीरा ने बच्चों की ओर देखा। तुम लोग जाओ। लगा तीनों ही बच्चे इस असमंजस में थे कि इस अवस्था में माँ को अकेली छोड़ें या नहीं, पर पिता के इस रूप का सामना करना भी उनके लिए सुखद नहीं था। जाओ, वीरा ने उनका असमंजस तोड़ दिया।
तीनों बच्चे ढकी छुपी नज़रों से पिता को देखते हुए दूसरे कमरे में चले गए। अब पूछिए क्या पूछना है? वीरा ने निर्भीक दृष्टि से पति की ओर देखा। मैं यहाँ अकेली बैठी आपके नाम की लाज ढो रही हूँ और आप? बकवास मत कर, गोकुल चंद झपट कर बोले। मैं तुम्हारे सारे चलित्र समझता हूँ, यहाँ था नहीं कोई। वीरा को क्रोध आ गया। उसने भय को बहुत पीछे छोड़ दिया। मुझे कल्याणी समझा है क्या? लगा गोकुल चंद उसे मार बैठेंगे, पर दूसरे क्षण वो मुड़ गए। मैं अभी ढूंढ निकालता हूँ। गोकुल चंद ने एक एक कमरा छान मारा, चारपाइयाँ उलट पलट डालीं, अलमारियाँ खोल खोल कर देखीं, दरवाज़ों के पीछे झांका। वीरा निश्चिंत होकर रसोई में बैठी रही। उसके क्रोध ने गोकुल चंद के प्रति भय को तनिक भी सिर नहीं उठाने दिया था। ये व्यक्ति उस पर आरोप लगा रहा था, जिसकी व्यवहार जगत तो क्या, उसके मनोजगत में भी कहीं कोई कामना नहीं थी। जीवन में एक ही पुरुष से संपर्क हुआ था, गोकुल चंद से, और उस पुरुष ने उसे ऐसा क्या दिया था कि वो किसी अन्य पुरुष की कामना करे? गोकुल चंद लौट आया। कौन आया करता है तुम्हारे पास? वीणा चुप। बोलती क्यों नहीं? जब आपको विश्वास ही नहीं है तो बोलकर क्या करूँगी? मैं चाहे कुत्ते के समान भौंकता रहूं, तुम उत्तर भी नहीं दोगी? गोकुल चंद का मुख क्रोध से जल उठा, किंतु वीरा तनिक भी विचलित नहीं हुई। वो चुपचाप बैठी रही। गोकुल चंद उसे वहाँ बैठी छोड़कर दूसरे कमरे में बच्चों के पास गया। तीनों बच्चों को उन्होंने अपने सामने खड़ा कर लिया। हाथ में उनकी छड़ी थी। बोलो, कौन था यहाँ? बच्चे चुप रहे। बोल कमला, गोकुल चंद बोले। कोई नहीं था पिताजी। गोकुल चंद ने अविश्वास से उसे देखा। झूठ मत बोल। तू बोल सालिग्राम, कौन आया करता है यहाँ? सालिग्राम की आंखों में आंसू आ गए। रोनी आवाज़ में बोला, यहाँ कोई नहीं आता पिताजी। तुम्हारी माँ किसके साथ बाहर जाती है? गोकुल चंद ने उसे धमकाया। माँ बाहर जाती ही नहीं, कहीं नहीं जाती, बस मंदिर जाती है। मंदिर? गोकुल चंद के मन में चिंतन की एक नई प्रक्रिया चल पड़ी। वे उठकर वीरा के पास आए। वो वैसे ही रसोई में बैठी थी। तो वो मंदिर में मिलता है तुझे? वीरा ने निर्विकार भाव से उनकी ओर देखा। कौन? तेरा यार। आप सफ़र से थके आए हैं? वीरा भावहीन स्थिर स्वर में बोली। कुछ खाएंगे तो कहिए बना दूं। मुझे देर हो रही है, मुझे मंदिर जाना है। वीरा की इस निर्भीक उपेक्षा से गोकुल चंद जल उठे। मैं क्या पूछ रहा हूँ हरामजादी, और तू अपनी बकवास कर रही है? वीरा के चेहरे पर वितृष्णा जागी। इस भाषा में अपना ये प्रेमालाप अपनी उस गुलबदन से किया कीजिए जिसका संसार यारों और यारियों से बना है। मैं आपकी पत्नी और आपके बच्चों की माँ हूँ। गृहस्थी की कोई बात करनी हो तो मैं रुक जाऊँ, नहीं तो इस समय मैं मंदिर जाती हूँ। गोकुल चंद ने आग्नेय नेत्रों से वीरा को देखा। जुबान बहुत खुल गई है। आपने मजबूर न किया होता तो कभी ना खुलती। वीरा बोली। मर्यादा पहले आपने तोड़ी है। अच्छा, अब से अब तुम कभी मंदिर नहीं जाओगी? क्यों? मेरी इच्छा। आपकी इच्छा का कोई कारण भी है? मंदिर में भले लोग नहीं होते, गोकुल चंद बोले। ये सारे पंडे पुजारी लुच्चे लफंगे होते हैं। मंदिरों में साधु बनकर बैठ जाते हैं और औरतों को बहकाते हैं। वीरा के मन में ज्वार उठा। मन हुआ कि कहे कि क्या गंगा और कल्याणी को किसी ने मंदिर में बहकाया था? बहकने वाली औरतों को बहकाने वाले कहीं भी बहका लेते हैं, पर उसने स्वयं को रोक लिया। क्या लाभ है उन्हें उत्तेजित करने का? वे सह नहीं पाएंगे। मेरी उम्र अब वो नहीं रही जिसे कोई बहकाना चाहे। वीरा का स्वर नियंत्रित था। और फिर मैं मंदिर में भगवान के पास जाती हूँ, पंडे पुजारियों के पास नहीं। भगवान सर्वव्यापी हैं, गोकुल चंद बोले। वे तुम्हारे घर में उतने ही उपस्थित हैं जितने किसी मंदिर में। अपने घर में रहकर भी उसे याद किया जा सकता है। कभी किसी मुसलमान औरत को भी देखा है मस्जिद में जाते? वे लोग घर में ही नमाज पढ़ लेती हैं। अपने मुसलमान मित्रों से बहुत कुछ सीख लिया आपने। गोकुल चंद ने ध्यान से वीरा के चेहरे को देखा। क्या कहना चाहती है? पर उसका चेहरा निर्विकार था और आंखों में वही चिर परिचित शून्य था। क्या सीखा है उन्होंने अपने मुसलमान मित्रों से? क्या उसका संकेत बहुपत्नीत्व की ओर था? क्या सीखा है मैंने मुसलमानों से? उन्होंने तेज स्वर में पूछा। यही कि भगवान सर्वव्यापी है। स्त्रियों को वे उनके घर में आकर मिलते हैं, पर पुरुषों को उन्हें खोजने के लिए मंदिर जाना पड़ता है। गोकुल चंद खींच उठे।
ये औरत बिना कुछ समझे बूझे अपनी मूर्खता में ये सब बक रही है या समझबूझकर सचमुच उन पर व्यंग कर रही है। खैर, अब तो तुम कभी मंदिर भी नहीं जाओगी। गोकुलचंद उठ खड़े हुए। घर पर भगवान का भजन कर सकती हूँ या वो भी मना है? हाँ, घर में भगवान का भजन कर लिया करो। गोकुलचंद का स्वर कठोर हो गया था। मैं नास्तिक नहीं हूँ। गोकुलचंद नीचे जाने वाली सीढ़ियों की ओर मुड़े। आप नाश्ता नहीं करेंगे? वीरा ने पूछा। नहीं। कब लौटेंगे? जब मेरा मन करेगा। गोकुलचंद के जाते ही तीनों बच्चे माँ के पास आ गए। वे तीनों ही एकटक माँ की ओर देख रहे थे। बोल कोई भी नहीं रहा था। जा नीचे का दरवाज़ा बंद करा। वीरा ने सालिग्राम की ओर देखा। माँ, तुम मंदिर नहीं जाओगी? कमला ने पूछा। नहीं, तुम्हारे पिताजी मना कर गए हैं। वीरा उठकर सोने के कमरे में आ गई। कमला और जुगल भी उसके पीछे पीछे वहीं आ गए। सालिग्राम भी नीचे का दरवाज़ा बंद कर उन्हीं से आ मिला। माँ, पिताजी क्यों आए हैं? अंत में सालिग्राम ने पूछा। कोई बहाना ढूंढकर माँ को पीटने के लिए, जुगल जैसे अपने आप से बोला। वीरा ने सिर उठाकर जुगल को देखा। ये बच्चा अपनी उम्र से अधिक समझने लगा है और उतना ही निर्भीक भी है। बड़े दोनों के मन में ये बात आई भी होती तो वे इन शब्दों को अपनी जीभ पर लाने का साहस न करते, पर कहीं अपने बाप के सामने भी ये दुस्साहस न कर बैठे। नहीं बेटा, वे अपने किसी सरकारी काम से आए हैं। वो रुकी। जाओ, जब तक तुम्हारे पिताजी नहीं आते कुछ पढ़ लिख लो। वीरा ने बच्चों को पुचकारा। उसे तीनों बच्चे ही थोड़ा बहुत सहमे हुए लग रहे थे। बच्चे दूसरे कमरे में चले गए तो वीरा अकेली हो गई। उसके मन का प्रश्न उसके सामने आ खड़ा हुआ। क्या है गोकुलचंद के मन में? आखिर क्या चाहते हैं वे? उसने गोकुलचंद पर अपना अधिकार उसी दिन समाप्त मान लिया था जिस दिन वे कल्याणी को घर ले आए थे। गंगा से मुक्ति पाने का प्रयत्न उसने किया था, कल्याणी के लिए तो उसने वो भी नहीं किया। उसने स्वीकार कर लिया था कि गोकुलचंद अब उसके नहीं हो सकते। यदि किसी प्रकार कल्याणी को छोड़ भी देंगे तो किसी और को ले आएंगे। अब वे वीरा के नहीं हो सकते। वीरा के तो अब ये बच्चे ही हैं। यही उसका वर्तमान है, यही उसका भविष्य है। और जिस दिन वे उसे और बच्चों को सियालकोट में छोड़कर स्वयं रावलपिंडी चले गए थे, उस दिन से उसने अपने मन में अपना संबंध भी समाप्त ही मान लिया था। सामाजिक संबंध वो नहीं तोड़ सकती थी। उनके परस्पर संबंध कैसे भी क्यों ना हों, वो उनके साथ रहे ना रहे, सियालकोट में उनके घर में रहे या डिंगी में अपने मायके में, वो उन्हीं की पत्नी कहलाएगी। उसका दूसरा कोई सामाजिक परिचय हो ही नहीं सकता। और फिर अभी तो उसे अपने बच्चे पालने हैं। बच्चों के लिए पिता वे ही हैं। बच्चे उन्हीं के मकान में रहते हैं। उन्हीं के भेजे हुए 10 रुपये मासिक में उनका गुजारा चलता है। ये संबंध तो हैं ही। वीरा के मन में हुक उठी। हे भगवान, मेरे इन बच्चों का पालन पोषण हो जाए, मैं इस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखूँगी। सहसा वीरा को लगा उसके मन में सिवाय अपने बच्चों के प्रति ममता के और कोई भाव नहीं है, कोई इच्छा और कामना नहीं है। उसे अपने प्रति भी कोई ममता नहीं है। एक बार ये बच्चे पल जाएं तो इसी व्यक्ति से क्या, उसे किसी व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। उसका मन संसार में किसी वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होता, किसी बात में नहीं रमता। इस संसार में रहते हुए भी वो संसार की नहीं है। वो उठी। मंदिर नहीं जाना है, वे मना कर गए हैं, पर वो क्यों माने उनकी बात? उसका विद्रोह उसी क्षण दब गया। अभी तो कुछ नहीं है तो वे घर में किसी पराये पुरुष को खोजते फिरे हैं। यदि वे उनके आदेश के विरुद्ध मंदिर गई तो जाने वे कौन कौन से आरोप लगाएं। अभी वो न तो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और न उन पर से पूरी तरह स्वतंत्र। जाने वे क्या सोच कर आए हैं और क्या सोचकर उन्होंने ये आरोप लगाया है। हो सकता है कि उनके अपने मन में ही ये संदेह जन्मा हो कि जैसे वे बिना स्त्री के नहीं रह सकते, वीरा भी बिना पुरुष के नहीं रह सकती होगी। या वीरा की विरक्ति से उनको संतोष ना हुआ हो और वे उसे आतंकित करने चले आए हों। या ये भी संभव है कि किसी ने उनके कान में कोई ऐसी बात डाल दी हो। या फिर कल्याणी। बहुत संभव है कि कल्याणी को ही अपनी सौत का इस प्रकार का निश्चिंत जीवन पसंद न आया हो। ये हरामजादी कल्याणी। यदि किसी प्रकार वीरा इस कल्याणी से निपट सकती। शाम होते होते गोकुलचंद लौट आए थे। दिन भर जाने कहाँ भटके थे। स्पष्ट था कि वे रात का खाना घर पर ही खाएंगे। पूछने का कोई अर्थ नहीं था। घर उनका था। मन में किसी के चाहे कुछ हो, किंतु अधिकार की दृष्टि से पत्नी भी उन्हीं की थी और बच्चे भी। सब्जी काटती वीरा के हाथ रुक गए। पत्नी, पति और पत्नी का अधिकार।
एक लंबे अंतराल के पश्चात उसके पति उसके पास आए थे। आज साथ में कल्याणी भी नहीं थी। वीरा जानती है कि कल्याणी साथ में हो तो गोकुल चंद पर वीरा का जादू नहीं चल सकता, किंतु आज कल्याणी साथ नहीं थी। आज यदि वीरा पत्नी का अधिकार चाहे या पति का मन जीतना चाहे, उन्हें उनकी पसंद का अच्छा और स्वादिष्ट भोजन खिलाए, सालिग्राम को भेजकर बाजार से मांस मंगवा ले। गोकुल चंद को मांस के सामने कोई सब्जी पसंद नहीं है। सत्कार से शायद उनका मन कुछ पिघले, पर दूसरे ही क्षण वीरा का मन थम गया। सिर झुकाए बगटुट कहाँ भागा जा रहा है। गोकुल चंद गुजारे के लिए उसे 10 रुपये मासिक देते हैं। वो उनके सत्कार में 2-4 रुपये खर्च कर देगी तो वे उसे कुछ अधिक तो दे नहीं देंगे। पता नहीं उनका मन पिघलेगा भी या नहीं, और यदि पिघल भी गया तो उसका वीरा को क्या लाभ होगा। वे कल्याणी को तो छोड़ने से रहे, एक रात के लिए वीरा से प्रसन्न होंगे तो रात उसके साथ बिता लेंगे। सहसा वीरा का मन कठोर हो गया। उसे ऐसी कोई इच्छा नहीं है। अपने पति के साथ पत्नी के रूप में रहना और बात है, और पुरुष को जीतने के लिए आत्मसमर्पण करना और बात। वीरा कंजरी नहीं है कि इस व्यक्ति की ग्राहक के समान आवभगत कर उसका मन प्रसन्न करे। वीरा को शारीरिक सुख की तो इच्छा ही नहीं है, इस पुरुष के सानिध्य की तो बिल्कुल ही नहीं। वीरा को लगा उसने अपने मन को एक नए रूप में देखा है। गोकुल चंद ने ही उसे त्याग नहीं दिया, उसका मन भी उन्हें जाने कब से त्याग चुका है। अपने बच्चे पालने के लिए इस पुरुष की सामाजिक और आर्थिक मजबूरी ना होती तो शायद उसने उन्हें घर में घुसने ही न दिया होता। उसके मन में जैसे बिजली कौंधी और उसका शरीर सिहर उठा। वो नहीं चाहेगी, किंतु यदि गोकुल चंद ने अपनी आवश्यकता के कारण उसका सानिध्य चाहा तो क्या करेगी। संसार के प्रत्येक नियम के अनुसार वो उनकी पत्नी है, वो उनके आदेश को टाल नहीं सकती, पर केवल आर्थिक मजबूरी में पुरुष की इच्छा का पालन, ये तो कंजरी से भी गई बीती स्थित है वीरा की। गोकुल चंद सारा दिन घूमते रहे थे। सियालकोट उनका अपना नगर था। नौकरी आरंभ करने से पूर्व का उनका सारा समय यहीं बीता था। न परिचितों और मित्रों की कमी थी, न संबंधियों की। गंगा से संबंध होने के पश्चात कुछ समय के लिए उनके मन में संकोच जागा था और उन्हें अपने परिचितों के सामने जाने में हिचक हुई थी, पर उन्होंने इतने समय में भली भांति देख लिया था कि संकोच तो उनके अपने संस्कारों का था। एक बार ये संकोच तोड़ दिया तो वह उनका घरेलू मामला हो गया था। सामाजिक दबाव उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, और अब तो उनको लगता है कि सामाजिक दबाव कहीं है ही नहीं। किसी ने उनके साथ अपना संबंध नहीं तोड़ा था, कहीं उनकी उपेक्षा नहीं हुई थी, कहीं उन्हें दुत्कारा नहीं गया था। बस एक बार साहस करने की बात थी, या फिर आर्थिक सामर्थ्य की। मुसलमानों में तो बहुपत्नी तो मान्य था ही, हिंदुओं में भी जिसके पास सामर्थ्य था उसकी दूसरी पत्नी नहीं तो एक रखैल अवश्य थी, घर में हो या रूप के हाट में। अब तो वे सियालकोट आते थे तो सायास सबसे ही मिलते थे। उन्होंने अपने सुख के लिए दूसरी स्त्री रख ली थी तो कौन सा अपराध कर दिया था, वे क्यों किसी से मुँह छिपाएं। जिसका जितना बल चलता है वो अपने सुख के लिए कोई ना कोई प्रबंध कर लेता है। भाई मथुरा दास जी ने क्या नहीं किया। छोटा भाई किशन दास और गोकुल चंद तब छोटे थे, उन्हें उतनी समझ नहीं थी। पिताजी का देहांत हुआ तो दोनों ही बाहर अपनी अपनी नौकरी पर थे, पर इन मथुरा दास ने पिताजी की सारी दुकान संभाल ली। नकद, सोना और दुकान का माल, सारा कुछ उन्हीं के पास था। किसी को कोई हिसाब ना मिल पाए, इसलिए दुकान का माल इधर उधर कर दुकान बंद कर दी। उसी पैसे से प्याज का काम करने लगे। गोकुल चंद क्या जानते थे कि भाई के मन में क्या था। दुनियादारी से तब तक उनका कोई परिचय नहीं था। यही जानते थे कि हर बड़ा भाई राम होता है, छोटे भाइयों को लक्ष्मण बनकर ही रहना चाहिए। उन्हीं दिनों बड़े साहब पर अपने प्रभाव से गोकुल चंद ने कुछ बड़े ठेके दिलाने में कुछ लोगों की सहायता की थी। ठेकेदारों से अपना हिस्सा उन्होंने पहले ही ले लिया था। हाथ में नया नया पैसा आया था। नहीं जानते थे कि उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। ऐसे में जायदाद बनाने की धुन सवार हुई थी। स्वयं तो कोई अनुभव था नहीं। सोचा भाई मथुरा दास बहुधा रुपया देते हुए लोगों के मकान बंधक रखते हैं, उन्हें अनुभव है। गोकुल चंद ने उन्हें ही रुपए भेज दिए थे और लिख दिया था कि अवसर मिलते ही कोई ठीक ठाक सा मकान उनके लिए खरीद लें। भाई मथुरा दास का पत्र आया था कि रुपए तो उनको मिल गए हैं, पर उतने रुपयों में मकान नहीं खरीदा जा सकता। वैसे भी पीछे घर का खर्च काफ़ी था, माँ उन्हीं के पास थी। कभी कभी वीरा भी आकर घर पर रहती ही थी, इसीलिए
गोकुल चंद को चाहिए कि घर खर्च के लिए हर महीने कुछ रुपए भेजें। फिर मकान भी पुराना हो गया था, जगह जगह से टूट रहा था, उसकी मरम्मत भी आवश्यक थी। एक तो वो पूर्वजों की निशानी थी और फिर उसमें रहना भी था। वो मकान अकेले मथुरा दास का ही तो नहीं था, उसमें तीनों भाइयों का हिस्सा था। कल जब वे लोग अपनी नौकरियों से वापस लौटेंगे तो आकर इसी मकान में रहेंगे। इसीलिए गोकुल चंद नया मकान खरीदने की बात ना करे, पुराने मकान की मरम्मत के लिए ही पैसे भेजे। गोकुल चंद को अपने पुश्तैनी मकान का ध्यान था, पर वे जानते थे कि मकान बहुत पुराने ढंग का बना हुआ था। चौड़ी चौड़ी मजबूत दीवारें थीं और सब ओर से बंद और अंधेरा था। जाकर उस घर में रहना गोकुल चंद को पसंद नहीं था। नौकरी पर बाहर उन्हें छोटे पर खुले घरों में रहने की आदत पड़ गई थी। इसलिए उन्होंने भाई को लिखा कि वे घर की मरम्मत के लिए और रुपए भेज देंगे, पर इन रुपयों से वे उनके लिए एक साफ सुथरा सा मकान अवश्य खरीद लें। मथुरा दास ने कोई उत्तर नहीं दिया तो गोकुल चंद ने मान लिया कि वे उनसे सहमत हो गए हैं। उन्होंने कुछ रुपए तो मासिक बांध ही दिए थे, समय समय पर कुछ अतिरिक्त रुपए भी भेजते रहे। जब वे लौटकर घर आए तो उन्होंने देखा कि पुराने मकान की कोई मरम्मत नहीं हुई थी। पूछने पर मथुरा दास ने उत्तर दिया कि खर्च के बाद इतने रुपए ही नहीं बचे कि मकान की मरम्मत हो सकती, ना ही मकान खरीदने के लिए पैसे थे। पर आस पड़ोस से ये पता लगाने में गोकुल चंद को तनिक भी कठिनाई नहीं हुई कि मथुरा दास ने हाल ही में एक मकान खरीदा है। जब गोकुल चंद ने भाई से कहा तो मथुरा दास ने उत्तर दिया, वो मकान उसने अपने पैसों से खरीदा है। गोकुल चंद इतना कमाता ही कहाँ है कि मकान खरीदने के लिए पैसे भेज सके। किंतु संयोग से ही गोकुल चंद ने अपने भाई के पत्र संभाल कर रखे हुए थे। उन पत्रों के आधार पर मथुरा दास ये तो मान गया कि गोकुल चंद ने पैसे भेजे थे, किंतु मकान गोकुल चंद को देने से उसने साफ मना कर दिया। उसने धमकी दी कि गोकुल चंद अधिक शोर मचाएगा तो प्रकट कर देगा कि गोकुल चंद ने रिश्वत ली है। गोकुल चंद को मकान तो नहीं ही मिल पाएगा, उल्टे वो जेल जाएगा। गोकुल चंद ने तब भी हार नहीं मानी। उन्होंने भाई को साफ साफ बता दिया कि वे रिश्वत लेने के अपराध में जेल जाएंगे तो मथुरा दास गबन के अपराध में, और यदि वो गबन खुला तो मथुरा दास के अन्य अनेक गबन भी खुलेंगे। गोकुल चंद अपने पिता की संपत्ति का भी हिसाब मांगेंगे। दबाव में आकर मथुरा दास ने मकान का कब्जा तो दे दिया, किंतु रजिस्ट्री अभी उन्हीं के नाम पर थी। गोकुल चंद ने मकान का कब्जा ले लिया। मकान विशेष बड़ा नहीं था, पर उसकी स्थिति अच्छी थी। जिस पहाड़ी पर सियालकोट का किला स्थित था, ठीक उसी के सामने ये ट्रंकों वाला बाजार था। बाजार के साथ ही लगती थी गली। किसी समय यहाँ किसी डिप्टी का बाग रहा होगा, जिसके नाम पर इसे मोहल्ला डिप्टी का बाग कहा जाता था। अब बाग तो कहीं था नहीं, किंतु नाम वही चल रहा था। इस गली में ये पहला ही मकान था। मकान गली में खुलता था और कूचेदानी पार करते ही बाजार आ जाता था। गोकुल चंद ने उस पर कुछ और पैसा लगाकर उसको रहने लायक बना दिया था। मकान की 3 मंजिलें थीं और तीनों का एक ही सा नक्शा था। सामने की ओर बैठक थी और पीछे की ओर सोने का कमरा। नीचे की मंजिल में बीच में आंगन था और ऊपर की दोनों मंजिलों में झरोखा, जिसे वे लोग मग्गा कहते थे। आवश्यकता पड़ने पर वो खोला और बंद किया जा सकता था। गुसलखाना और शौचालय केवल नीचे की मंजिल में ही थे। ऊपर सोने के कमरे के साथ एक एक रसोई थी। नीचे की मंजिल में धूप कम ही पहुंचती थी, इसलिए सोने के कमरे और आंगन में काफ़ी सीलन थी। उसमें पुराना सामान ही रखा जाता था। पहली मंजिल पर आजकल वीरा बच्चों के साथ रह रही थी, दूसरी मंजिल खाली ही पड़ी थी। गोकुल चंद आज भी मथुरा दास के पास गए थे, पर वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि यदि गोकुल चंद पुश्तैनी मकान में से अपना हिस्सा छोड़ दे तो वो ये मकान उसके नाम रजिस्ट्री करा देगा। गोकुल चंद ने कुछ और लोगों को भी बीच में डाला था, पर कोई लाभ नहीं हुआ था। लगता था किसी समय मथुरा दास से जमकर लड़ाई होगी, पर यहाँ आकर ये एक और झंझट गले पड़ गया था। गोकुल चंद जब यहाँ आए तो उन्हें लगा था जैसे ऊपर से किसी पुरुष का दबा दबा सा स्वर आ रहा है। तभी उन्होंने धड़ाधड़ दरवाज़ा पीटा था। दरवाज़ा खुलवाने में वीरा ने काफ़ी देर लगाई थी। उनका संदेह और भी पक्का हो गया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि वीरा इसी उम्र में भक्तिन बन बैठी हो और उसके जीवन में कोई पुरुष ही न हो। 27-28 वर्ष से अधिक उसका वय नहीं होगा। कमला अभी 10 वर्षों की ही है। अभी तो पहाड़ जैसा जीवन पड़ा था वीरा का। क्या सचमुच उसके जीवन में कोई दूसरा पुरुष नहीं है? खोजने पर तो कोई मिला ही नहीं। गोकुल चंद ने सारा घर देखा था। नीचे उतरने का एक ही रास्ता था। यदि सचमुच कोई पुरुष था तो वो गया कहाँ?
हाँ, एक मार्ग और है जिसकी ओर सुबह गोकुलचंद का ध्यान नहीं गया था। यदि वो पुरुष ऊपर चढ़ गया हो तो छत के साथ के मकान की छत पर उतर गया हो सकता है, पर है वो जोखिम का काम। दिन दहाड़े लोगों की छतें टापी नहीं जा सकती। फिर यदि कोई होता तो बच्चों से छिपा नहीं रह सकता। बच्चों को तो पता होता तो वे उसे छिपा नहीं पाते। कम से कम सालिग्राम तो बक ही देता। आज सारे शहर का चक्कर मारा है उन्होंने, इतने लोगों से मिले हैं, पर वीरा के विषय में किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा था। यदि कोई बात होती तो कहीं तो भनक लगती। तो फिर गोकुलचंद को ही ऐसा वहम क्यों हुआ? क्या वो उनके अपने ही मन का चोर था? वैसे यदि कोई पुरुष है भी तो गोकुलचंद को क्या आपत्ति है? वे वीरा को त्याग चुके हैं। गोकुलचंद को लगा इस विचार मात्र से उनका सारा रक्त उफरने लगता है। वे वीरा को त्याग चुके हैं तो क्या दुनिया जानती है कि वो उसकी पत्नी है? उनकी पत्नी का किसी अन्य पुरुष से संबंध हो जाए, ये वो कैसे सहन करेंगे? कमला उनके लिए थाली में खाना ले आई थी। गोकुलचंद के मन में आया वे कमला को प्यार से अपने पास बैठा लें, उसके सिर पर हाथ फेरें, उससे पूछें वो कैसी है। कमला उनकी पहली संतान है, वो भी बेटी। कितनी ममता थी उनके मन में अपनी इस बेटी के लिए। पिताजी खाना। गोकुलचंद ने ध्यान से कमला को देखा। उसके चेहरे पर वीरा की स्पष्ट छाप थी, जैसे उन आँखों में से स्वयं वीरा ही झांक रही हो। उसके चेहरे पर कठोरता की वही मुद्रा थी जो वीरा के चेहरे पर मुखौटे के समान चिपक गई है। गोकुलचंद का प्यार भरा हाथ उठते उठते रह गया। ये सब वीरा के बच्चे हैं। इनके प्रति तनिक सी भी कोमलता दिखाने पर वे वीरा के प्रति कठोर नहीं रह पाएंगे, और वीरा तथा कल्याणी दोनों उन्हें एक साथ नहीं मिल सकती। खाना साधारण था, एक दाल और एक सब्जी। न दही था, न तरीदार सब्जी और न कुछ मीठा। वीरा ने पापड़, अचार या प्याज इत्यादि भी कुछ नहीं रखा था। उसने जानबूझकर किया होगा ये सब। गोकुलचंद समझते हैं वीरा को। उसकी जैसी हठी स्त्री का मिलना कठिन ही है। चाहे कितना कष्ट सहे, कितनी कठिनाई में रहे, पर जरा सा नम जाना, झुक जाना उसने नहीं सीखा है। नहीं तो क्या नहीं है वीरा में? लंबी ऊंची जवान स्त्री है, रंग गोरा है, नयन नक्श सुंदर हैं, पर चेहरे की वो कठोरता और आँखों का वो शून्य। ऐसी स्त्री किसी पुरुष का मन नहीं मोह सकती। कमला एक बार आकर पूछ गई कि उन्हें कुछ और तो नहीं चाहिए। दूसरी बार आकर बर्तन उठा ले गई। वीरा एक बार भी नहीं आई। ना सालिग्राम और जुगल ही दिखाई दिए। संभव है उन्हीं के भय से दूसरे कमरे में दुब के बैठे हों, और ये भी संभव था कि वीरा ने ही उन्हें मना कर दिया हो। गोकुलचंद स्वयं अपने मन को समझ नहीं पा रहे थे। एक ओर तो वे प्रसन्न थे कि वीरा और बच्चों पर उनका इतना आतंक था कि वे उनके सामने आने से भी भय खाते थे, और दूसरी ओर उन्हें लग रहा था कि वे उनसे इतने भी आतंकित नहीं थे कि उनके सम्मुख उपस्थित रहने को बाध्य होते। इस आतंक में उन्हें अपनी उपेक्षा का आभास मिल रहा था। थोड़ी देर में सालिग्राम आया। माँ पूछ रही है, पिताजी आप कहाँ सोएंगे? तुम लोग कहाँ सोते हो? ऊपर छत पर। मैं कमरे में सोऊंगा। सालिग्राम उल्टे पांव लौट गया। गोकुलचंद सोने गए तो सोच रहे थे शायद बच्चों को सुलाकर वीरा उनके पास आए, शायद वो उनको लुभाने का प्रयत्न करे। अपने मन में पूरा निश्चय कर चुके थे कि वे उसे दुत्कार देंगे, किंतु उसे दुत्कारने का सुख वे प्राप्त करना चाहते थे। उसके हठी काठ से कठोर चेहरे पर एक बार हताशा का भाव देखने का सुख। पर वीरा नहीं आई। गोकुलचंद बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे। जैसे जैसे प्रतीक्षा की अवधि लंबी होती जाती थी, गोकुलचंद के हृदय की जलन तीव्रतर होती जाती थी। उन्होंने वीरा को त्यागा था, वे उसे ये अधिकार नहीं दे सकते थे कि वो भी उन्हें त्याग दे। वो अपने व्यवहार से स्पष्ट जता रही थी कि गोकुलचंद ने उसे जितना त्यागा है उससे अधिक वो उन्हें त्याग चुकी थी। वे वीरा को इस सुख का भोग नहीं करने देंगे। वे वीरा को स्वतंत्र, निश्चिंत और आत्मनिर्भर जीवन नहीं जीने देंगे। उसे संतुष्ट देखने की यातना वे नहीं भोगेंगे। वीरा को ही यातना भोगनी होगी। सवेरे का नाश्ता देने के लिए वीरा स्वयं उनके पास आई। तब तक दोनों लड़के स्कूल जा चुके थे। कमला ऊपर छत पर कपड़े सुखा रही थी। गोकुलचंद ने देखा बच्चों के उपलब्ध न होने की मजबूरी में वो नाश्ता लाई है, या कमला को ऊपर भेज देना बहाना मात्र है। उसने थाली सामने रख दी और स्वयं भी बैठ गई। कुछ कहना है? वीरा ने सिर हिलाया। सालिग्राम अक्सर आँखों की तकलीफ की शिकायत करता है। उसके कुकरे फूल जाते हैं और बच्चा बहुत कष्ट पाता है। तो इलाज करवाओ। गली के हकीम को तो दिखाया था,
उन्होंने एक सूरमा दिया था पर उससे कोई भी लाभ नहीं हुआ। अंग्रेजी डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे। वीरा का स्वर धीमा था। अस्पताल दूर है, कौन ले जाए? तुम ले जाओ, और कौन ले जाएगा? गोकुल चंद का स्वर कठोर था। बच्चा तुम्हारे पास रहेगा तो इलाज भी तुम ही करवाओगी। वीरा अपनी आंखों में शून्य लिए गोकुल चंद को देखती रही। ये व्यक्ति अपनी पत्नी को परेशान करने के लिए अपने बच्चों के प्रति भी कितना कठोर हो गया है। किशनदास कह रहा था, यदि सालिग्राम को ऐनक। किशनदास पागल है। गोकुल चंद ने उसकी बात बीच में ही काट दी। वो सदा से अंग्रेजी इलाज का दीवाना है। इतने से बच्चे को खोपे चढ़ाने की क्या आवश्यकता है? बच्चा है, कोल्हू का बैल तो नहीं कि खोपे चढ़ाए घूमता रहे। वीरा तत्काल नहीं बोली। छोटे से मौन के पश्चात धीमे स्वर में बोली, आँखों का मामला है, इलाज ना हुआ तो बच्चे की आंखें बिगड़ जाएंगी। आंखें क्यों बिगड़ जाएंगी? गोकुल चंद के स्वर में क्रोध था। कुकरे सूजें तो बोरक से धोया करो। वे रुककर वीरा को घूरते रहे। तुम यदि समझती हो कि बच्चे की आंखों का भय दिखाकर मुझसे रुपए ऐंठ लोगी तो इतना बुद्धू मैं नहीं हूँ। यदि सालिग्राम की आंखों का इलाज मुझे ही कराना है तो जब वो मेरे पास आएगा मैं स्वयं करा लूँगा। वीरा ने उनकी ओर देखा तो उसका चेहरा वैसा ही कठोर था। उस पर तनिक भी दीनता नहीं थी। जैसी आपकी इच्छा। वो उठने लगी तो गोकुल चंद बोले, मैं दोपहर की गाड़ी से जा रहा हूँ। वीरा ने उनकी ओर देखा जैसे कह रही हो सुन लिया है, पर मुख से कुछ भी नहीं बोली। वीरा की देवरानी कृष्णा उससे मिलने आई। गले लगकर उसने रामसत की और सीढ़ी पर बैठ गई। बहन, कई दिनों से मंदिर में दिखाई नहीं दी। पीछे एक दिन तेरे जेठ आए थे। हाँ, ये कह रहे थे कि भाई साहब आए थे। कृष्णा ने बात बीच में काट दी। इनसे भी मिले थे और बड़े भाई साहब से भी। ये कह रहे थे तुम्हारे बारे में पूछ पड़ताल कर रहे थे, कहाँ जाती है, कौन कौन मिलने आता है। वीरा कृष्णा को देखती रही, कुछ बोली नहीं। सुना है मकान को लेकर भी बड़े भाई साहब के साथ झगड़ा हुआ है। वो रुककर वीरा को देखने लगी जैसे अपनी बात की पुष्टि चाहती हो। मुझे कुछ नहीं मालूम है, वीरा ने धीमे किंतु स्पष्ट शब्दों में कहा। वे मुझसे कोई बात नहीं करते, न मैं उनसे कुछ पूछती हूँ। जब वे मुझे अपनी घरवाली ही नहीं मानते तो क्यों व्यर्थ ही अपने को उनकी कुछ समझूं? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है बहन, कृष्णा बोली। बड़ी पत्नी तो तुम ही हो। अभी तो छोटी का कोई बच्चा भी नहीं हुआ है। हो भी जाए तो छोटा ही रहेगा। जो मैं हूँ उसे मैं समझती हूँ। वीरा निर्विकार भाव से बोली। सच में कृष्णा कि मुझे अब किसी बात की इच्छा भी नहीं है। ये बच्चे पालने का धर्म भगवान ने न सौंप दिया होता तो मैं अब तक हरिद्वार चली गई होती। तुम्हारी ओर से उन्हें अपनी ओर खींचने का कोई प्रयत्न नहीं है? नहीं। वीरा का चेहरा निश्चिंत तथा स्वर आश्वस्त था। कभी कभी सोचती हूँ तो लगता है भगवान ने अच्छा ही किया कि जल्दी ही इस व्यक्ति से मुझे मुक्ति दिला दी। ऐसे भोगी आदमी के साथ जीना मेरे लिए कठिन ही था। कृष्णा कुछ नहीं बोली। अकेली रहकर ही सुखी हूँ, साथ रहने का क्लेश तो नहीं है ना? वीरा जैसे अपने आप से कहती जा रही थी। पर लोग मुझे परित्यक्ता मान कर दया करते हैं। पति सम्मान न दे तो समाज भी सम्मान नहीं देता। उसकी भी कोई बात नहीं, पर बच्चों को लेकर मैं कष्ट में हूँ। सालिग्राम की आंखों की तकलीफ़, और कल कमला का ब्याह भी करना होगा। पता नहीं ये आदमी तब भी कोई सहारा देगा या नहीं। सहारा क्यों नहीं देंगे? कृष्णा ने सांत्वना देने के से स्वर में कहा। झगड़ा है तो तुमसे है, बेटी से क्या विरोध? लोग गली मोहल्ले जात बिरादरी की लड़कियों के ब्याह के लिए जा खड़े होते हैं तो कमला तो उनकी अपनी बेटी है। देखो, वीरा का स्वर वैसा ही निराश था। अभी तो वो मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी अपना बैरी समझे बैठा है। मुझे तंग करने के लिए अपने बच्चों को भी तंग कर रहा है। पहले तो यहाँ छोड़ गया कि दुखी होकर मैं उसकी चौखट पर सिर पटकूं, पर जब मैं रोने उसके द्वार पर नहीं गई तो यहाँ आकर पूछने लगा कि तेरे पास कौन आता है। वीरा की आवाज़ कुछ भारी हो आई थी। तुमसे पूछा भाई साहब ने? हाँ, पूछा क्या, घूम घूम कर सारा घर देखा, कमरा कमरा छान मारा। तुमने क्या कहा? क्या कहती मैं? कह दिया कि मैं कल्याणी नहीं हूँ। ये बड़ा दोष है भाई साहब में। कौन सा दोष नहीं है उसमें? वीरा क्रुद्ध स्वर में बोली। किसी की शांति उससे देखी ही नहीं जाती। अब वहाँ जाकर पत्र लिख दिया कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को लेकर रावलपिंडी आ जाओ। तो बुरा क्या है, बुला रहे हैं तो चली जाओ। कृष्णा बोली। इसका अर्थ है कि उन्होंने तुम्हें अभी पूरी तरह छोड़ा नहीं है। इसी का तो दुख है मुझे। वीरा बोली। ना अपनी मानता है ना पराई। क्या करूं मैं इस जीवन का? कृष्णा उसे देखती ही रह गई।
अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नरेंद्र कोहली की लिखी हुई कहानी परित्यक्ता। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।